बीजेपी के संगठन के महारथी वीएल संतोष, सुनील बंसल, तावड़े, धर्मपाल सिंह ऐसे नेता अयोध्या में आज कौन सी मीटिंग कर रहे थे? क्या है इस मीटिंग का एजेंडा? अयोध्या में इतनी बड़ी मीटिंग के पीछे की वजह क्या है, हम आज इसे समझेंगे। ये भी जानिए कि 10 मिनट की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मीटिंग में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से कांग्रेस को क्या कहा है, और आखिर में यह भी बताएंगे कि आखिर विश्व हिंदू परिषद और अखिलेश यादव के बीच में वो कौन सी तकरार हुई है जिसकी वजह से दोनों की बातें अब खुलकर सामने आ गई। क्या अखिलेश यादव को निमंत्रण मिला है या महज कुरियर भेज दिया गया है? ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज अयोध्या में बीजेपी के संगठन के महारथियों का एक जमावड़ा हुआ। चौंकने वाली बात यह थी कि आखिर अयोध्या में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, धर्मपाल सिंह ऐसे लोगों का आखिर अयोध्या में मीटिंग करने की वजह क्या है? बीजेपी ने अपने इन तमाम बड़े संगठन के नेताओं को इस अयोध्या में मीटिंग करने क्यों भेजा है? ऐसे में जबकि 22 तारीख को जब कार्यक्रम है तो ये ट्रस्ट का कार्यक्रम है, इसमें सरकार लगी हुई है, लेकिन बीजेपी का संगठन क्यों लगा है, ये सभी को चौंका रहा था। आज ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग अयोध्या के पंचशील होटल में हुई। उसके अलावा इस मीटिंग का एक पार्ट यहां के सर्किट हाउस में हुआ। तो लोग आखिर ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस मीटिंग का एजेंडा क्या था। तो इस मीटिंग का जो एजेंडा है वो जुड़ता है 2024 के चुनाव से। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा और तब लोगों की भीड़ आएगी और तभी बीजेपी हर रोज कम से कम 10,000 लोगों को पूरे देश से लाएगी और तब बीजेपी का संगठन इसमें सबसे ज्यादा काम करता हुआ नजर आएगा। वजह है 2024 का चुनाव, मंदिर का खुल जाना, प्राण प्रतिष्ठा हो जाना, मंदिर बन जाना, यहीं तक भाजपा सीमित नहीं है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के पहले 25 जनवरी से 25 मार्च तक करोड़ों लोगों को लाकर दर्शन कराने की योजना बना रखी है और इस योजना में बीजेपी का संगठन भी उसी तरीके से शामिल है जैसे सरकार शामिल है, जैसे ट्रस्ट शामिल है, जैसे आरएसएस के कार्यकर्ता और पूरा संगठन शामिल है। आज बीजेपी के इन बड़े संगठन के नेताओं, जिसमें वीएल संतोष भी थे, जिसमें सुनील बंसल थे, विनोद तावड़े थे, इन लोगों ने पूरी कार्य योजना बनाई है और कार्य योजना ये कि कैसे बीजेपी का एक संगठन, बीजेपी का कार्यकर्ता इन लोगों के लिए, इन दर्शनार्थियों के लिए तैयारी करेगा, कैसे देश भर से इन्हें लाया जाएगा, कैसे अयोध्या में इन्हें ठहराया जाएगा, इनकी सुविधा का कैसे ख्याल रखा जाएगा, वापस कैसे जाएंगे और फिर एक माहौल कैसे बनेगा। ये सब कुछ इस मीटिंग्स में तय होने जा रहा है। आज पूरे दिन ये मीटिंग चली है। बीजेपी के इन बड़े संगठन के नेताओं ने ट्रस्ट के लोगों से मुलाकात की है, सरकार के तमाम नुमाइंदों से मुलाकात की है, बीजेपी की अपनी मीटिंग हुई है और फिर संगठन के लोगों से इनकी मुलाकात हुई। यानी कि कैसे सेक्टर से लेकर, जोन से लेकर गांव और शहर के कार्यकर्ताओं तक को इस दर्शन कार्यक्रम में जोड़ा जाए। बीजेपी कैसे 2024 के पहले तकरीबन 2 महीने तक लोगों के दर्शन को अपना कार्यक्रम बनाए। पूरे देश से लोगों को लाने की जो ये पूरी एक बड़ी एक्सरसाइज चल रही है, इसमें मोबिलाइजेशन कैसे किया जाए और लोगों को देश भर से लाकर मंदिर के जो दर्शन कराए जाएं, उसका सियासी फायदा कैसे उठाया जाए। ये तमाम बातें उस पूरे आज की इस मीटिंग के केंद्र में थी और बीजेपी चूंकि संगठन में माहिर है, बीजेपी के पास संगठन के एक से एक शिल्पकार मौजूद हैं और संगठन को बहुत
नीचे तक काम करने की एक क्षमता, एक अनुभव बीजेपी के पास है और अब बीजेपी का संगठन उसे इस राम मंदिर के लिए 2 महीनों तक समर्पित कर रहा है। यानी कि अगर कोई पश्चिम बंगाल से आ रहा है, अगर कोई तमिलनाडु से आ रहा है, अगर कोई कश्मीर से आ रहा है, अगर कोई राजस्थान से आ रहा है, मध्य प्रदेश से आ रहा है, तो उन्हें लाने वालों से लेकर दर्शन कराने, ठहराने और ले जाने तक सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता उससे कैसे जुड़े रहें और प्रधानमंत्री मोदी के उन संदेशों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए और कैसे इस नए बने राम मंदिर के माध्यम से लोगों तक अपनी विचारधारा, अपनी सियासी बातें उन तक कैसे पहुंचे, इन तमाम चीजों पर यह मंथन हुआ है। और अलग अलग मीटिंग्स में यह तय हो गया कि तकरीबन 2 महीने तक दर्शन कराने की ये पूरी प्लानिंग की गई है, उसमें बीजेपी और बीजेपी का संगठन बेहद अहम और बहुत सक्रिय भूमिका में रहने वाला है, क्योंकि इसका फायदा 24 में बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी इस अपने सबसे बड़े कार्यक्रम को लोगों तक सीधे ले जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम पर हमारी नजर रहेगी कि कैसे दर्शन का यह बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में बीजेपी चला रही है। अब हम आपको अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं और अब बात होगी समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी के साथ उस मीटिंग की जिसमें सीटों को लेकर आपस की पहली बातचीत हुई और उस बातचीत में क्या हुआ है, समाजवादी पार्टी ने दरअसल कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से आईना दिखा दिया है और उन्हें बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में सीटों के लिए अगर जो बैठकें हो रही हैं तो उसमें आपकी स्थिति ये है। वो क्या है, तो कल रामगोपाल यादव जब मुकुल वासनिक और जो दूसरे सलमान खुर्शीद सरीखे नेताओं से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पहली जो मुलाकात थी उसमें कांग्रेस पार्टी को यह दिखा दिया कि 2019 और 2022 में कांग्रेस पार्टी को वोट्स कितने आए, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कितना था, वोट प्रतिशत कितना था, सीटें कितनी थी, कितने जगहों पर कांग्रेस पार्टी 1 या 2 स्थान पर रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी को सब मालूम है, लेकिन अब जबकि गठबंधन की बात आगे बढ़ी है तो फिर शुरुआत में ही कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी था ताकि वो ज्यादा सीटों की डिमांड न कर सके। और यही वजह रही कि महज चाय के साथ ही ये मीटिंग खत्म भी हो गई, 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो गई। मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे स्टैटिस्टिक्स, पूरे डेटा के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव कांग्रेस के नेताओं से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने शुरुआती बातचीत में यह बता दिया था कि आपकी जो सीटें हैं वो 1, 2, 3, 4 या 5 से ज्यादा नहीं बनती और उसमें ये कि आपकी जीती हुई सीट, आपकी नंबर 2 की सीट या फिर आप 1-2 बड़े नेताओं के पॉकेट्स यानी कह सकते हैं जनाधार के पॉकेट्स वाली सीट के अलावा कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं है। बाकायदा हर सीट का ब्रेकअप था कि 2019 में जो गठबंधन हुआ था सपा और बसपा को उसको कितने वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को कितने वोट मिले। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो जहां कांग्रेस पार्टी को 4 लाख, 4.5, जहां समाजवादी पार्टी गठबंधन को 4 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख ऐसे वोट मिले हैं, वहां कांग्रेस पार्टी को 20,000, 25,000, 30,000, 15,000 इस तरीके के वोट्स हैं। तो पहली मीटिंग सिर्फ इसलिए दिखाई गई, इसलिए की गई ताकि कांग्रेस पार्टी को बताई जा सके कि कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है। लेकिन ये 10 मिनट में इसलिए खत्म हो गया, अगली तारीख के साथ यानी 12 जनवरी को ये लोग दोबारा बैठेंगे इसके साथ कि ठीक है आपके मुताबिक हमें इतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अब असल मुद्दे पर आए और बात करें कि हमें सीट चाहिए कितनी। तो 12 जनवरी को जो मीटिंग होगी उसमें कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से डिमांड रखेगी कि ठीक है हमारी जमीनी हकीकत या हमारी राजनीतिक हैसियत बेशक आपकी नजरों में 3, 4, 5 सीटों की हो, लेकिन बात तो शुरू होगी 23 सीटों से जो 2009 का फॉर्मूला है। समाजवादी पार्टी ने इस बार कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें देने का मन नहीं बनाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी ऐसी है कि वो इस बार ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के न सिर्फ मूड में है बल्कि उसने पूरी तैयारी कर रखी है।
और सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी के पास एक प्लान बी भी है। अगर समाजवादी पार्टी के साथ उनका प्लान नहीं बनता तो फिर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ उसने अपने सारे चैनल खोल कर रखे हुए हैं। लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन बना हुआ है और कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है इस गठबंधन को बनाए रखने की, इस गठबंधन को लेकर चलने की, तो बात पहले समाजवादी पार्टी से इस बात पर होगी कि ज्यादा से ज्यादा वो कितनी सीटें कांग्रेस को दे सकती है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ने की ताकत में है, और दूसरी बात ये कि क्या सचमुच दोनों अगर मिलकर चलते हैं तो फिर कितनी सीटें उनकी विनेबिलिटी की उस दायरे में आती है। तो खैर, पहली मीटिंग में सिर्फ समाजवादी पार्टी ने यह बता दिया कि कांग्रेस पार्टी की ताकत कितनी है, हैसियत कितनी है। अब दूसरी मीटिंग से यह शुरू होगा कि आएं और बात करें कि अब हम कितनी कितनी सीटें लड़ें। तो कांग्रेस पार्टी 23 सीटों के साथ अगली मीटिंग में आने वाली है कि 23 सीटें चाहिए, लेकिन समझौता कितने पे होता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक बात और कि समाजवादी पार्टी का रुख बसपा को लेकर थोड़ा नर्म हुआ है। अखिलेश यादव ने मायावती को के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उनका सम्मान करते हैं, वो उनके पीडीए की तरह से हैं, वो उनके पीडीए का हिस्सा हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित और जो ओबीसी उनका है अल्पसंख्यक उसमें। लेकिन इतना कुछ दोनों के बीच विवाद बढ़ चुका है कि अब बड़ा आसान नहीं है इन दोनों को दोबारा से टेबल पर लाना। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने सुर को नरम किया है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो बीच में इस वक्त दोनों पार्टियों के बीच में है, क्या किसी तरीके के समझौते पर दोनों को ला पाती है या नहीं ला पाती। कांग्रेस को लेकर दोनों पार्टियों के अपने रुख साफ हैं। समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी को देने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो चाहती है कि दे, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार अखिलेश यादव से गठबंधन में चाहेगी। अब देखना यह है कि आखिर सहमति का बिंदु क्या होता है। अब अगली खबर, और आखिर में यह राज खुल गया कि अखिलेश यादव को जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निमंत्रण था वो किस शक्ल में था। क्या आलोक कुमार ने खुद आकर वो निमंत्रण 22 जनवरी का दिया था? क्या वीएचपी का कोई नेता कार्यकर्ता आकर के उस अखिलेश यादव को उन्होंने निमंत्रण दिया था, या फिर यह निमंत्रण यूं ही भेज दिया गया था? अखिलेश यादव ने जो बातें कही थी वो सबको याद भी होगा, हम आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा था कि वो जिससे जानते नहीं, जिनसे व्यवहार नहीं है, उससे कोई निमंत्रण नहीं लेते और उन्हें ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला है। आज बारी थी आलोक कुमार के पलटवार की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने निमंत्रण जाकर नहीं दिया है बल्कि कोरियर से भेज दिया है। पहले अखिलेश यादव को सुन लीजिए और उसके बाद आलोक कुमार जो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका बयान भी सुन लीजिए। मैं इनको नहीं जानता हूं, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। मैं उनको न्योता देने नहीं गया, हमने न्योता उनको कोरियर से भेजा है। मान लो मैं जाता भी तो हम सब लोग तो हरकारे हैं ना, हम डिलीवर कर रहे हैं। केवल न्योता मेरे घर के किसी कार्यक्रम का नहीं है, वही तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भेजा है। इसलिए हर कार्य को नहीं जानते, इससे क्या फर्क पड़ता है। तीर्थ क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, भारत सरकार ने बना है। उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वो तीर्थ क्षेत्र को नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूं कि वो कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे हैं। बहाने ढूंढने के लिए हल्की बात कर रहे हैं। बहाने किसके लिए ढूंढ रहे हैं? न जा पाने के लिए, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि निमंत्रण मिलेगा तो मैं जाऊंगा। बाद में उन्होंने कहा कि इनका नहीं, राम जी का मिलेगा तो मैं जाऊंगा। तो 22 तारीख को हम पता करेंगे कि राम जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। तो ये साफ हो गया कि अखिलेश यादव को वीएचपी ने कुरियर के जरिए
राम मंदिर के उद्घाटन में आने का निमंत्रण भेजा है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या वो कोरियर रिसीव हुआ है कि नहीं, वो आमंत्रण रिसीव हुआ है कि नहीं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी को आने से पर अपना रुख साफ कर दिया है कि वो नहीं आ रहे, अखिलेश यादव ने भी लगभग ये साफ कर दिया है कि इस 22 जनवरी को वो नहीं आ रहे। तो कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा बीजेपी का, ये पूरा का पूरा संघ परिवार का ये कार्यक्रम है और अब उसमें देखना यह है कि सचमुच और कौन से लोग आ पाते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।